आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 19 सितंबर है आज, दिन है मंगलवार और आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। पुराने संसद भवन को विदा कहकर आज नए संसद भवन पहुंचे पक्ष विपक्ष के सभी सांसद। आज ये तस्वीर कैसी रही, दिन भर की शुरुआत इसी से करेंगे। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। और इस तरह प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का श्री गणेश महिला आरक्षण बिल पेश करके किया। 27 साल से ठंडे बस्ते में पड़े इस जरूरी बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से सरकार लाई है। इस बिल का स्वरूप और इससे जुड़े दांव पेच जानेंगे। भारत कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, जांच में ऐसा लगता है इसका भारत सरकार से कुछ कनेक्शन है। तो संबंधों में कटुता क्यों बेहद चिंताजनक भी है, ये जानेंगे। और फिर बात एक्स की, वही जो एक्स में ट्विटर था। क्या जल्द ही यूजर्स को एक्स के इस्तेमाल के लिए भी कीमत चुकानी पड़ेगी? मस्क साहब मालूम नहीं क्या करके मानेंगे। आखिर में भौचक सुनाएंगे। अपनी मालकिन के खाने में कमी निकालने से परेशान राजू रसोइये ने क्या किया, सुनिएगा। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या होगी 181। नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा। राज्यसभा में खड़गे बोले, दलित पिछड़ी महिलाओं को नहीं मिलता हक। मारा गया लश्कर-ए-तैयबा आतंकी उज़ैर खान। 2 आतंकियों की मिली डेड बॉडी। पंजाब के मुक्तसर में नहर में गिरी प्राइवेट बस। 8 लोगों की मौत, 11 बाहर निकाले गए, कई लोगों के बह जाने की आशंका। केरल में 16 सितंबर के बाद निपाह वायरस का कोई मामला नहीं। अब तक कुल 6 केस मिले, 2 की मौत। L1 पॉइंट की तरफ निकला आदित्य स्पेसक्राफ्ट। पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालने के लिए किए गए थ्रस्टर फायर। और चंद्रबाबू नायडू की जमानत पर 21 सितंबर को सुनवाई। टीडीपी सांसदों ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, केंद्र से दखल की मांग। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। पुरानी संसद भवन से अपनी यादों का झोला समेटकर सभी सांसद आज नई संसद की इमारत में दाखिल हुए। पुरानी संसद को अलविदा कहने से पहले सभी सांसदों का फोटो सेशन हुआ। सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह की व्यवस्था थी। यहां प्रधानमंत्री ने करीब 38 मिनट अपनी बात रखी। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पीएम ने पुराने संसद भवन का नया नाम भी रखा। जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने भी भाषण दिया। इसके बाद पीएम मोदी की अगुवाई में सारे सांसद नए संसद भवन की तरफ बढ़े। हमने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर से बात की, जो आज सुबह से संसद में मोर्चा लिए हुए हैं, और पूछा कि पुराने संसद भवन में पीएम मोदी ने जो कहा वो कल से किस तरह अलग था। देखिए, कल जो पुरानी संसद में पीएम ने जो अपना भाषण दिया था, उसमें मेनली वो संविधान सभा से लेके अभी तक की यात्रा के बारे में और जो खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जर्नी रही है भारत की, उसके बारे में ज्यादा बता रहे थे, उस पर ज्यादा फोकस था। लेकिन आज की जो सेंट्रल हॉल में जो आज की स्पीच आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें वो हिस्टोरिकल तो दे ही रहे हैं, और वो संसद का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा है, जिसमें वो कहते हैं कि संविधान सभा की बैठक यहाँ हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट यहाँ हुआ, एडॉप्शन ऑफ जो राष्ट्रगान या तिरंगा को हमने एक्सेप्ट किया। उन सारी बातों को ब्रीफ में बताया है पीएम ने, लेकिन ज्यादा वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया है। आज के स्पीच में आप देखेंगे तो जैसे उन्होंने बताया कि इसी कुछ दिनों में हम जो है वो दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच जाएंगे, हमको आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करना है, जीरो डिफेक्ट की बात की उन्होंने,
फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज को दुनिया में टॉप रैंकिंग में आना है। चंद्रयान 3 का जिक्र किया उन्होंने। फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये की कि सोशल जस्टिस को, जो सामाजिक न्याय की बात जो कहते हैं, और कई सारे विपक्ष के दल हैं बीजेपी पे और मोदी गवर्नमेंट पे, तो सामाजिक न्याय पे काफी जोर दिया उन्होंने और ये कहा कि ये बहुत बुनियादी बात है देश को अगर विकास के रास्ते पर बढ़ना है तो उसके लिए। फिर G20 में जो बायोफ्यूल अलायंस हुआ उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया। तो यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ फ्यूचर की का एक रोड मैप भी प्रधानमंत्री ने आज अपने उस भाषण में रखा है। जी, लेकिन दिन आज का नए संसद भवन को समर्पित था। यद भावो तद भवति। हम जैसी भावना करते और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी। नए भवन के साथ शुरू हुई विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई और सदन में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, जिसे सरकार ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक्चुअली महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 27 सालों से संसद में लटका हुआ है। 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार इसे पहली बार लेकर आई थी, लेकिन उनके गठबंधन में जुड़ी कई पार्टियां इस बिल से थोड़ी सी नाराज थीं, उन्हें ऐतराज था। इसके बाद 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इस बिल को पास करवाने की कोशिशें की थीं, लेकिन उस वक्त भी इसे जरूरी समर्थन नहीं मिल सका। मौजूदा बिहार सरकार के एक मिनिस्टर सुरेंद्र ने तो इस बिल को फाड़कर यहां तक कहा था कि अम्बेडकर उनके सपनों में आए थे और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने भी महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की, लेकिन बात राज्यसभा से आगे बढ़ नहीं पाई। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके जो बिल मोदी सरकार लाई है, ये बिल पहले पेश हुए महिला आरक्षण बिल की तुलना में कितना अलग है, ये हमने पूछा हिमांशु से। देखिए, कोर तो वही है कि मतलब 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व होनी है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें एक मतलब क्लैरिटी है कि मतलब ऐसा ये नहीं है कि कब लागू होगा कब लागू नहीं होगा। ये जो एक तरीके से इसके बारे में क्लैरिटी कर दी गई है। प्रोविजन मोटे तौर पे 1/3 सीट्स हैं वो लोकसभा की, विधानसभाओं की, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे की विधानसभा हैं उनकी 1/3 सीट्स रिजर्व करने का प्रोविजन है। इसमें साफ साफ ये कह दिया गया है कि जो पहला सेंसस होगा, मतलब कि ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसके पारित होने के बाद जो भी पहली जनगणना होगी और उसके आधार पे जो पहला डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा। जी, शुक्रिया हिमांशु। तो बिल को पेश करना तो एक अलग बात है और लागू करना दूसरी। ये समझने के लिए कि बिल इम्प्लीमेंट कैसे होगा और इससे संसद की तस्वीर कितनी बदल सकती है, ये हमने बात की दिल्ली हाई कोर्ट की वकील वसुधा तिवारी से। इस बिल के तहत जो है 1/3 यानी कि लगभग 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। किसमें तो वो लोकसभा में होगी, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यानी कि विधानसभा हो गई सारे राज्यों की, और जो दिल्ली का लेजिस्लेचर यानी कि जो दिल्ली की विधानसभा है उसमें भी होगी। अब इसकी एक और मुख्य बात यह है कि ये जो आरक्षण है ये 15 साल के बाद जब से ये चालू होगा, जैसे अगर ये आज लागू होता है तो आज से 15 साल बाद ये अपने आप एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, यानी कि 15 साल बाद इसकी उपयोगिता खत्म हो जाने पे इसे सीज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोविजन जो है आरक्षण का ये कब से पारित होगा, तो इसमें ये बात है कि जो नई जनगणना होगी अभी उसके आधार पर हर राज्य की परिधि और सीमा का निर्धारण होगा, जिसे हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ एक्स पॉपुलेशन पाई गई तो उसके आधार पे वो डिलिमिटेशन होगा, वहां की परिधि और सीमा को निर्धारित किया जाएगा और फिर नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड की जाएंगी। तो जब ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद इस रिजर्वेशन बिल को लागू किया जाएगा। और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है लास्ट टाइम 2002 में हुई थी और ये 2026 तक ही है। तो इसके बाद जैसे ही होगी उसके बाद ये विमेन रिजर्वेशन का जो ये अगर ये एक्ट बनता है तो उस समय से लागू होगा जब ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और बात कही है सरकार ने कि किसी भी राज्य की जो अभी असेंबलीज एक्टिव हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। जब हर राज्य की जैसे जैसे स्टेट असेंबलीज का टाइम पूरा होगा या वो किसी वजह से लैप्स करेंगी उसके बाद वहां ये रिजर्वेशन जो है लागू किया जाएगा फेज्ड मैनर में।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि इसमें रोटेशन वाइज से भी सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस लोकसभा में, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में इस बार कानपुर और लखनऊ को मान लीजिए रिजर्वेशन मिला कि वहां से महिला ही आरक्षित होके आएगी, तो अगली बार में वो कानपुर और लखनऊ नहीं होगा, वो शायद कोई और राज्य का कोई और शहर होगा। तो इस तरह से रोटेशनल वाइज जो है ये रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिससे एक समानता रहे और सबका प्रतिनिधित्व बराबरी से हो सके। अब जहां तक रही सब कैटेगरी की बात, तो 2010 के बिल में तो सब कैटेगरी नहीं थी, क्योंकि 27 साल से ये बिल कहीं ना कहीं सब कैटेगरी के वजह से ही लैप्स करता जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी पार्टीज हैं जो कहती हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है और इसमें कैटेगरी दी है कि उस 1/3 में जो है उसकी 1/3 जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रहेगी। वसुधा, महिला वोटर्स इस सरकार की ताकत मानी जाती हैं। सरकार की कई योजनाएं भी ऐसी हैं, खासकर उज्ज्वला, ये सब महिलाओं को केंद्र में रखकर लाई गई है ना। अब वोटर से महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनाना है, तो ये जो सफर है सरकार इसे कैसे बना सकती है? एक बहुत सकारात्मक रिफॉर्म है ये रिजर्वेशन, और फ्यूचर के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे भी इनका काफी अच्छा असर पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी चीज होगी क्योंकि इससे शायद महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाएं कहीं ना कहीं राजनीतिक और राष्ट्रीय फैसलों का हिस्सा होंगी और महिलाओं की बात को ज्यादा स्पष्ट तरीके से सबके सामने रख सकेंगी और इससे महिलाओं का उत्थान ही होगा। और इसी बात पे मैं जस्टिस रूथ बेगर गिन्सबर्ग, जो कि यूएसए की एक सुप्रीम कोर्ट जज है, उनका एक कोट बोलना चाहूंगी। हालांकि उन्होंने ये बात जुडिशरी के रिस्पेक्ट में कही थी, पर मुझे लगता है ये बात कोई भी देश जो समानता के अधिकार को एंडोर्स करता है, समानता के अधिकार को सुस्पष्ट रूप से पारित करता है, वहां ये बात लागू होगी, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। उनसे एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपको कब लगता है कि यूएसए में पर्याप्त महिला जजेस हैं, तो उन्होंने कहा फुल बेंच, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर वहां सारी महिलाएं बैठी होंगी। तो रिपोर्टर थोड़ा हक्का बक्का रह गया। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहले तो 9 या 10 जो भी उनके सीट्स हों टोटल नंबर ऑफ, उतने आदमी बैठते थे, तब तो आपको कभी हैरानी नहीं हुई। तो बस यही हैरानी मैं हटाना चाहती हूँ। मैं आदमियों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं बस इस हैरानी को हटाना चाहती हूँ कि जब महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर और पुरुष की भागीदारी यदि महिलाओं के बराबर हो जाए और तब भी हम इसे अचंभा के तौर पर ना देखें, तब मैं सही मायने में समझूंगी कि समानता है। तो जैसे 2019 में हमारी महिलाओं ने वोटिंग में आदमियों को मात दी है, मैं वैसे ही चाहूंगी कि महिलाएं आगे आएं, प्रतिनिधित्व करें, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो और हमारा देश आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसुधा। कल रात जब बहुतायत हिंदुस्तान की आबादी सो रही थी, कनाडा की संसद में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत का नाम ले रहे थे। भारत का जिक्र ट्रूडो ने तारीफ में नहीं बल्कि एक हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए किया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निज्जर की इसी साल जून के महीने में 18 तारीख को हत्या कर दी गई थी। निज्जर मुखर तौर पर खालिस्तान समर्थक था। जब उसे गोली मारी गई, वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर से गुजर रहा था। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा की जमीन पर कनाडा के नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का शामिल होना ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन बात इतने तक नहीं रही। कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। जवाब में भारत ने भी यही किया। कनाडा के राजनयिक जो दिल्ली में है, भारत ने उन्हें कहा, राजधानी ओटावा आप 5 दिन के अंदर लौट जाइए। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। ऑस्ट्रेलिया ने तो कनाडा के आरोपों को बेहद चिंताजनक भी कहा। सवाल है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए उसका आधार भी कुछ दिया है क्या, और क्या ये दोनों देशों के संबंध में कड़वाहट की इंतहा है? हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। बिल्कुल, जिसे लोएस्ट पॉइंट कहते हैं किसी भी रिश्ते में, ये उस पॉइंट पे पहुंच गया है कनाडा और भारत के रिश्ते। आज अगर आप देखें जिस तरीके से
ट्रूडो के आने से पहले ही उन्होंने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ट्रेड टॉक्स चल रहे थे भारत और कनाडा के बीच, काफ़ी अरसे तक रुका हुआ था और उसके बाद शुरू होने वाला था या हुआ था, उसको फिर से रोक दिया गया। ये संकेत था कि कुछ ठीक नहीं है दोनों देशों के बीच। जब ट्रूडो यहाँ आए थे, जिस तरीके से मुलाकात की उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो वो वार्म नहीं था। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप देखें तो भारत ने एक थप्पड़ मारा, ट्रूडो का विज़िट अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप सही मायने में वो तस्वीरें देखें जब पहली मुलाकात होती है मोदी जी और ट्रूडो के बीच में, तो वहाँ पर ट्रूडो झिझक रहे थे हाथ मिलाने से। वो क्यों? क्योंकि अब ऐसा पता चल रहा है कि जब वो आए थे यहाँ पर, उन्हें ऑलरेडी खबर थी कि उनके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये पता किया कि निज्जर की मौत कैसे हुई, उसमें कहीं ना कहीं एक लिंक, देखिए वो ये नहीं बोल रहे कि हमारे पास एविडेंस है कि भारत ही इन्वॉल्व है, वो ये कह रहे कि एक लिंक है, एक पोटेंशियल लिंक है जो भारत के एजेंसीज को इस कत्ल से जोड़ता है। तो इस मुद्दे को ट्रूडो ने मोदी जी के साथ उठाया था जब बातचीत हुई थी, और मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया था कनाडा को कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये सोर्स बेस्ड खबर नहीं आ रही, ये ऐसे नहीं है कि जहाँ पे बोल रहे सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है, ये बाकायदा प्रधानमंत्री ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस उनके पार्लियामेंट में कहा, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से बात की और इस बात को आगे रखी कि उन्हें ये पता है कि ऐसे कोई पोटेंशियल लिंक है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये प्रूव हो जाता है, यानी कि अभी प्रूवन नहीं है, अभी बस एविडेंस पे बातचीत हो रही है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये कनाडा की सॉवरेनिटी का बहुत बड़ा वायलेशन है। गीता, भारत के डिप्लोमेट पर कनाडा के एक्शन के बाद भारत की तरफ से जो रिएक्शन आया, जहां इंडिया ने भी उनके एक डिप्लोमेट को 5 दिन के अंदर देश वापसी के लिए कह दिया है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? इससे पहले भारत का किसी देश के साथ ऐसा ही वाकया हुआ है क्या? देखिए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल क्लियर केस है, जहां पर पहले कनाडा ने जब उन्होंने ये बात रखी, उनके विदेश मंत्री ने मेलेनी जोली ने, उन्होंने ये साफ तरीके से कह दिया था कि उन्होंने एक डिप्लोमेट को वहां से उनका देश निकाला कर दिया है, यानी कि उन्हें बोला है भारत वापस चले जाएं। कई सारे जगहों पर आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि निष्कासित कर दिया, सैक कर दिया। देखिए, ना कनाडा की सरकार को हक है, ना भारत की सरकार को हक है कि वो दूसरे देश के डिप्लोमेट को सैक कर सके या बर्खास्त कर सके। तो इसे देश निकाला कहते हैं, यानी कि आप अपने देश लौट जाए। तो ऐसे ऑफिसर को कहा जाता है कि कनाडा में ऐसे ऑफिसर को किया है जो हमारे इंटेल विंग के सेक्शन को देखते थे। हर बड़े मिशन में भारत के रॉ और आईबी ऑफिसर्स भी पोस्टेड होते हैं। इनके डेजिग्नेशंस हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि वहाँ पर है तो डिप्लोमेट के तौर पे ही होते हैं, तो उन डिप्लोमेट को वहाँ से भेज दिया गया। जवाब में भारत ने भी उनके जो राजदूत हैं, हाई कमिश्नर कैमरन मैके को बुलाया, समन किया और मुलाकात में उनको बताया कि 5 दिन के अंदर आपके डिप्लोमेट, आपके भी इस एक डिप्लोमेट जिनको उन्होंने चुना है, ओलिवियर करके है, कुछ लोग कहते हैं वो भी यहाँ पे उनके इंट के स्टेशन हेड है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कॉन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन है नहीं हमारे पास। तो एक यहाँ पे भी डिप्लोमेट है जिनको कहा है कि वापस चले जाए। अगर आप देखें कंपैरिजन में, तो इससे पहले बस पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात बने हमारे, जहाँ पर हमने हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लिया। अब दोनों के जो मिशन है वहाँ पर DCMs मिशन चला रहे हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन। यहाँ पर हाई कमिश्नर्स तक तो बात नहीं गई है, लेकिन डिप्लोमेट्स को भी वापस भेजना अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये सही रास्ते पर नहीं है रिश्ता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता। कनाडा महत्वपूर्ण हाल के वर्षों में इसलिए भी होता चला गया क्योंकि 2018 के बाद से कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ती गई है। 2022 में स्टूडेंट्स की संख्या में तकरीबन 47% बढ़ोतरी हुई है। और अब खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़ी। एलॉन मस्क ने जब से ट्विटर की बागडोर अपने हाथ में ली है, तब से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम से लेकर लोगो तक में खूब बदलाव किए। प्लेटफॉर्म को ट्विटर भी हम और आप ही बोलते हैं, वरना ऑफिशियली तो उसका नाम अब एक्स है और लोगो में भी वही लगा है, एक्स।
तो कल तकनीक से जुड़े कुछ मुद्दों पर इलॉन मस्क की बात हुई इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से। इस बातचीत के दौरान इलॉन ने ट्विटर का जिक्र किया, कुछ अनुमान दिया कि जल्द ही ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए सभी यूजर्स को एक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जल्द ही लगाया जा सकता है। तो क्यों मस्क इस तरफ बढ़ रहे हैं? हमने पूछा टेक से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अंकिता चक्रवर्ती से। इलॉन मस्क ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ मंडे को एक डिस्कशन करी थी, जिसके दौरान उन्होंने ट्विटर के बारे में काफ़ी सारे खुलासे किए। उसी मीटिंग के दौरान मस्क ने ये कहा कि 550 मिलियन ट्विटर यूजर्स है और उसमें से अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उनके मुताबिक 200 मिलियन फेक अकाउंट्स है। तो उनका ये मानना है कि अगर वो ट्विटर को चार्जेबल बना देंगे तो इससे जो फेक अकाउंट्स या बोट्स की मात्रा जो है पूरे प्लेटफॉर्म में वो कम हो सकता है, ऐसा मस्क समझते हैं। अभी भी ट्विटर चार्ज करते हैं लोगों को, बट वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए करते हैं। ब्लू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था, जिसमें आपको एक ब्लू टिक मिलता है, काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। तो उसका उन्होंने पर महीने 900 रुपये का एक लॉन्च किया था। बट मस्क ऐसा चाहते हैं कि वो सारे लोगों को, जितना उन्होंने कहा कि 550 मिलियन लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि उन सभी को वो ट्विटर यूज़ करने के लिए चार्ज करे। उनकी हमेशा से लड़ाई फेक अकाउंट्स की तरफ रही है, तो वो ऐसा मानते हैं कि अगर वो ट्विटर को चार्जेबल बनाएंगे तो फेक अकाउंट्स कम हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, अगर ट्विटर सभी यूजर से पैसा लेना शुरू कर दे तो इसका आम यूजर पर कैसे असर पड़ेगा? आपको नहीं लगता इससे यूजर्स की संख्या कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो करेंगे, क्योंकि अगर मस्क अपने प्लेटफॉर्म को पेड बना रहे हैं तो उन्हें एडिशनल फीचर्स भी देने पड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं देते, सिर्फ यूज़ करने के लिए पैसे चार्ज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता लोग इसको इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से वो नेटफ्लिक्स या किसी और OTT प्लेटफॉर्म को करते हैं। बहुत से लोग ट्विटर में वेरीफाइड थे जब मस्क ने ब्लू अनाउंस करने से पहले, जब ट्विटर जैक डॉर्से के लीडरशिप में था। बट अब उनमें से कई लोग, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिन्होंने वो सब्सक्रिप्शन देना ज़रूरी नहीं समझा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मस्क ट्विटर को चार्जेबल बनाते हैं तो लोग बहुत दिलचस्पी रखेंगे उसको यूज़ करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता। और अब बारी भौचक की, आ गए हैं जमशेद। जायका यानी टेस्ट एक बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। एक ही डिश एक ही तरीके से बनी हुई किसी को अच्छी लगती है, किसी को खराब। अगर आपके घर में खाना कुक पकाता या पकाती हैं तो आप भी खाने के बारे में उनको सजेशंस देते रहते होंगे कि भाई नमक कम था, ज्यादा था, तेल ऐसे डालना था, प्याज वैसे फ्राई करना था, वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये खबर आपको सुननी चाहिए, क्योंकि मुंबई में एक महिला ने अपने कुक को इतने इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसका दिमाग ही घूम गया, और वो भी इस कदर कि एक शाम वो घर में घुसा और महिला के साथ मारपीट की, उसे करंट लगाया। लेकिन इसी के बाद न जाने कैसे उसे गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ओह ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैं क्या कर रहा था, और ये कहकर वो चला गया। बात अंधेरे की है। महिला 42 वर्ष की है, जो कि एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। उसके घर पर एक कुक काम करता था। लगातार खाने के बारे में कमियां निकालने को लेकर एक रोज राजू यानी कि जो कुक था वो सनक गया। उस रोज वो अपने समय से थोड़ा पहले घर में आया और एक्स्ट्रा की के जरिए वो सीधे बेडरूम में घुस गया। वहां उसने मालकिन को देखा। आवाज सुनकर मालकिन जागी तो देखा कि राजू खड़ा है। उसके हाथ में बिजली का तार था। उसने एक स्विच सॉकेट में प्लग किया और उन्हें धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। इसके बाद राजू ने उन्हें शॉक देना शुरू कर दिया। पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि मैंने उसे दास्ताने पहने हुए, तार पकड़े हुए देखा। उसने मेरे दाहिने हाथ पर अपना तार छुआया और मुझे बिजली के झटके महसूस हुए। फिर उसने मुझसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? पर कुछ देर बाद अचानक उसने हमला करना बंद कर दिया और मेरे बेटे के सामने मुझसे माफी मांगी और कहा, मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इतना कहकर वो चला गया। राजू पर IPC की धारा 308 के तहत गैर इरादतन हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस राजू को ढूंढ रही है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। और चूंकि आज मंगलवार है तो हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड आ चुका है। इस बार बात हुई है तिल और मस्से की, कब ये कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, जरूर सुनिएगा। और कैसा लगा बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।
अफगानिस्तान का एक नेता जिसके जिंदा रहते हुए रूस और तालिबान उससे कभी नहीं जीत सके। पंजशीर का इलाका उसके जिंदा रहते हुए तालिबानियों के लिए मौत का कुआं था। नामी गिरामी में इस बार सुनिए कहानी अहमद शाह मसूद की, सिर्फ आज तक रेडियो पर।